हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसे हम आज सोल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। 11/10/2021 को ये पेपर आयोजित किया गया था। इसमें इस सेक्शन में हम देखेंगे आज रीजनिंग और मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये दो कथन है, इनमें से कौन सा कथन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला कथन है ए और डी बी ई और एफ से अधिक भारी हैं, परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। सेकंड कथन है ए डी से अधिक भारी है परंतु सी से हल्का है। ई बी और एफ से अधिक भारी है। तो इसमें पूछा गया है ए बी सी डी और एफ में सबसे भारी कौन है। इसमें दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। या पहला कथन पर्याप्त है या दूसरा कथन पर्याप्त है, दोनों पर्याप्त है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले कथन में क्या दिया हुआ है, ए और डी हैं जो बी ई एफ और एफ से भारी हैं, यानी ए और डी इन सबसे भारी हैं, बी ई एफ। तो ये तो सबसे भारी होंगे नहीं, ये दोनों ए और डी भारी हो सकता है, परंतु इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसके साथ एक और स्टेटमेंट है, इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ है आपका सी, वो सबसे भारी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस कथन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को इस प्रकार रखा जाता है कि दोपहर 12 बजे इसकी जो मिनट की सुई है वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, और इसकी घंटे की सुई दोपहर 1:30 बजे किस दिशा की ओर इंगित करेगी, किस दिशा की ओर जो घंटे की सुई 1:30 बजे इशारा करेगी। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एक घड़ी है, इसमें बोला गया है कि 12 बजे जो इसकी मिनट की सुई है, 12 बजे दोनों ये मिनट की सुई है जो उत्तर पूर्व दिशा, तो ये यहाँ होती है। तो अब ये यहाँ से मिनट वाली सुई यहाँ चली गई उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो 1:30 बजे है, 1:30 बजे क्या होगा, 1:30 बजे का आपको जो टाइमिंग होगा, 1:30 बजे, 1:30 बजे ये टाइमिंग हो जाएगा। ये टाइम होता है, ये घंटे की सुई रहती है और ये मिनट की सुई रहती है 1:30 बजे। इसमें बोला 1:30 बजे जो मिनट की सुई है, सॉरी घंटे की सुई है, वो किस दिशा में होगी। तो जो पहले क्वेश्चन था वो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ थी, और ये यहाँ से यहाँ चली गई है, 45 डिग्री चली गई। तो ये जो 1:30 बजे घंटे की सुई होती है यहाँ होगी, घंटे की सुई यहाँ, तो ये भी 45 डिग्री घूमेगी, तो ये सीधा पूर्व की दिशा की ओर इंगित हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कक्षा ए में 5वें स्थान पर है और बी अंतिम छोर से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर है, ए और बी के एकदम मध्य में स्थित है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ए 5वें स्थान पर है और बी अंतिम से लास्ट से 8वें स्थान पर है। इसके बाद बोला सी ए के पश्चात 6ठे स्थान पर, इसके बाद ए के बाद सी 6ठे स्थान पर है, तो इसका मतलब सी 11वें स्थान पर है। और सी ए और बी के एकदम बीच में है, एकदम बीच में, मतलब इसके बीच में 6 स्टूडेंट का गैप है, इसके बीच में भी 6 स्टूडेंट का गैप है। तो आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या बतानी है। तो 11, 11 और 6, ये बी का यहाँ स्थान 17 हो जाएगा। 17 और 7 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे त्रिभुजों की संख्या दी गई है और आपको टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज बताने हैं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 13 होगा। आप देख सकते हैं इसमें ये 3 त्रिभुज यहाँ हो जाएंगे, दो दो यहाँ हो जाएंगे, 3 ही यहाँ हो जाएंगे। 3 + 3 + 2, 8 त्रिभुज तो ये हो चुके हैं, ठीक है। 8 के अलावा 3 इस वाले में बनेंगे, 8 × 3 = 11 हो गए, ठीक है। और दो त्रिभुज आपकी, एक ये हो जाएगा और एक ही नीचे वाला जाएगा, तो टोटल हो गए 13 त्रिभुज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब का मूल्य 7 प्रति नग है और एक आम का मूल्य 5 प्रति नग है। पी इन दोनों फलों को पर 38 रुपये व्यय करता है। खरीदी गई सेबों का संख्या बतानी है आपको।
तो आपको इसमें दिया गया सेब का मूल्य 7, संख्या x प्लस आम का मूल्य 5 प्लस x, और टोटल रेट होगा इनकी 38। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सेवों की संख्या बतानी, तो अगर आप सेवों का मूल्य 7 है तो सेवों का मूल्य संख्या आप अगर 4 मानते हैं तो 7 चौक 28 होता है, और ये 2 10, हाँ वो तो ये 38 होता है। तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सेवों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कूट दी जिसमें ओरिएंटल को एक इस कोड में लिखा हुआ है, ओरिएंटल को इस फॉर्म में लिखा गया है, कंप्यूटर को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो आपको जो कोवेलेंट है इसकी फॉर्म बतानी है। तो अब इसमें देखेंगे कि जो ये ओ आर है यहाँ लास्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ए एल है वो स्टार्टिंग में चला गया है, और जो आई ई है वो यहाँ से उठकर लास्ट में चला गया है, और ऐसे ही आपका जो एन टी है वो इस यहाँ चला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो सी ओ है आपका वो लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में कहाँ है, ये 2 में सेकंड कट गया, फर्स्ट कट गया, तो आपके 2 ऑप्शन बचे 3 और 4। आपका यहाँ इसमें कॉमन दे लिया, एन टी भी कॉमन है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका जो इनको बीच वालों को चेक कीजिए, तो आपका वी ए वो लास्ट में चला जाएगा, तो वी ए लास्ट में यहाँ डायरेक्ट वी आया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के केवल 2 सम समीपवर्ती तलों को रंगा गया है और 64 समान घनों में काटा गया है। तो छोटे घनों की संख्या आपको बतानी है जो बिल्कुल भी रंगे हुए नहीं है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले इसमें जो घनों की संख्या है वो निकालनी होती है। उसके लिए होता है आपका एन क्यूब। एन क्यूब बराबर आपका 64 दिया हुआ है, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू ऑब्वियसली 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 क्यूब इजिकल एन क्यूब इजिकल टू 4 क्यूब। तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 4। अब इसमें क्या बोला गया, आपके जो 2 घन रंगे हुए हैं तो जो उनकी संख्या निकालनी होगी, तो दोनों तरफ से रंगे हुए घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4-2 इंटू 12, तो आपका ये 24 जो है वो आपके रंगे हुए आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो घन है वो 64 है। तो आप रंगे हुए में 64 में से टोटल में से रंगे हुए वो घटाएंगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो आपका 40 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 फिगर दिए गए, एक त्रिभुज दिया गया है, एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। आपको केवल 2 चतुर्थ संबंध रखने वाली संख्याओं का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आपकी 6 हो गया एक, तो ठीक है, और सेकंड आपका हो जाएगा 4 8, ठीक है। तो इनका टोटल क्या होगा, 4 8 प्लस 6 इजिकल टू 18। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल आयत से संबंध रखने वाली संख्याओं को केवल समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं के योग से गुणा किया जाता है। तो परिणामी संख्या क्या होगा। दोस्तों जो आयत में जो आयत से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो केवल 5 है, और दूसरे जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्या है केवल, वो 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, और 3 हो गया। तो इनका टोटल जो योग हो जाएगा, आयत संबंध रखने वाली संख्या 5 है, और जो समांतर चतुर्भुज से संबंध रखने वाली संख्याओं का टोटल योग 15 हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 75 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से असंगत छांटना है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन होगा, क्योंकि बाकी सभी तो ये गैसें हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ठोस है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। दोस्तों नीचे एक सीरीज दी गई है और इसमें आपको मिसिंग फिगर बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 और 2 के बीच में गैप 0 है, फिर 2 और 5 के बीच में जो गैप है वो 3 है, फिर 5 और 3 के बीच में जो गैप है वो 8 है, और फिर 13 और 28 के बीच में जो गैप है वो 15 है।
अब इनके बीच में जो गैप है वो 3, इनके बीच में जो है 5, ये 7। अब इनके बीच में जो गैप है वो 2 है, इसके बीच में गैप है जो 2 है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी उसके बीच में गैप 2 होना चाहिए, तो नेक्स्ट टर्म 9 हो जाएगी, तो 2 होगा। 9 और 15 को जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, तो 24 और 28 को ऐड करेंगे तो आपका 52 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक एलिफ वर्ष के प्रथम दिन गुरुवार था तो इसी वर्ष के अंतिम दिन क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुरुवार, क्योंकि जो नॉन लीप ईयर होता है उसका जो फर्स्ट डे वर्ष का और लास्ट डे वर्ष का सेम होता है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 8 का जो संबंध 28 से है वही संबंध 27 से किससे होगा? तो आपको 8 है, 8 को आप 2 × 2, तो इसको आप 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो आप 28 को कैसे लिखेंगे? तो 28 को आप लिखेंगे 3 × 3 × +1, ठीक है। इसी प्रकार जो 27 का संबंध कैसे बताना है आपको, 27 किससे संबंधित है? तो 27 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 3 होता है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लेनी है इसकी, जैसे उसमें तो 4 × 4 × 4 +1, तो ये आपका हो जाएगा 65। इसका राइट आंसर 4 65। दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, आप इसका आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ, उसी दिन स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो एक्स किस दिन पैदा हुआ था ये बताना आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो 15 अगस्त है उसका डे आपको बताया गया है शुक्रवार, फ्राइडे। तो आपको पहले क्या करना है, 6 के बाद में जो डे है उनको काउंट कर लीजिए, तो मार्च में कितने डेज हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। उसके बाद में अप्रैल में 30 प्लस मई में 31, उसके बाद में जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 14। तो ये टोटल जो सम होगा वो 161 हो जाएगा। इसमें आप 7 का भाग दीजिए तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो आपका नेक्स्ट डे है वो शुक्रवार, अगला दिन शुक्रवार आएगा, ये इसका आंसर होगा गुरुवार, एक दिन पहले होगा क्योंकि ये एक दिन पहले पूछा गया है। इसका आंसर गुरुवार फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल का संबंध उन्होंने बताया कि, तो स्क्वायर का संबंध आप बताना। तो सर्कल में उन्होंने क्या किया है, जो सी आर की जगह चला गया और आई सेम रह गया, और सी ई की जगह चला गया है और ई सी की जगह गया और सेम रह गया। तो इसी प्रकार से स्क्वायर में क्या करिए, जो एस है वो यू की जगह, एस है जो यू की जगह चला जाएगा और यू एस की जगह जाएगा। तो यू क्यू एस कहाँ है, यू क्यू एस इसमें है और एक इसमें, ये दो तो कट हो गए। और सेम अगले में भी होगा, इसमें ए आर ए सेम जाएगा, जबकि ई की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह ई चलाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के केवल प्रथम अर्ध वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है, तो जे और आर के मध्य कितने वर्ण होंगे? तो आप लिखेंगे तो ये तक एम तक इसको उल्टा कर देता है और आर का मतलब तो 18 नंबर पे होता है, तो एम से उल्टा कर देने के बाद में ये एम एल के जे, ठीक है। तो जे 4 नंबर पे आ गया इस साइड, तो 4 और 18 के बीच में कितने वर्ड हैं? तो 18 इनके बीच में वर्ड होंगे 13, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है आपको, इसमें जो बीच में मिसिंग है फिगर को बताना है। तो इसमें देख ए से बी हो रहा है, फर्स्ट ऐड हो रहा है, फिर इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो इसके बाद में 3 ऐड होंगे, फिर 4 ऐड होंगे। तो इसमें 3 ऐड होने पे क्या आएगा, इससे जी आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और को भी देख सकते हैं इसके अंदर, इसमें वाई से यू जा रहा है, तो इसके बीच में 4 कम हो रहे हैं, तो इसके बाद में यू से आर जा रहा है, तो इसमें 3 कम हो रहे हैं, इसमें 2 कम होंगे, तो ये क्या आएगा, 2 कम होने के बाद में ये पी आ जाएगा, तो पी भी आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सीरीज इसमें 3 ऐड हो रहे हैं, फिर इसमें नेक्स्ट में 3 ऐड हो रहे हैं, जे में 3 ऐड हो गए, एम आएगा, तो जी पी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है, आपको इसमें जो असंकर छाटना है, तो इसमें आप देखेंगे ये पैटर्न है, एम के बाद में एन, फिर ओ, फिर पी आ रहा है, ठीक है। ए बी सी डी आ रहा है, एस टी यू भी आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है ये
इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें देखिए वी डब्ल्यू, उसके बाद वाई जगह एक्स आना चाहिए, लेकिन यह उल्टा दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो पासे दिए गए हैं और आपको 4 के जो अपोजिट है वो नंबर बताना है। इसमें एक सीरीज़ बनानी पड़ती है सेम कॉमन लेने के बाद में। उसके नेक्स्ट 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जिसके अंदर 3 है तो 4 के अपोजिट 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं और आपको कथन बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके क्वेश्चन के लिए कौन कौन से कथन पर्याप्त है वो बताना है। तो इसमें पहला कथन है सी डी से छोटा है, ठीक है, परंतु ए और बी से बड़ा है, लेकिन सी है जो ए और बी से बड़ा है, ठीक है। डी सबसे बड़ा है ये बताया गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा है, ए बी और सी डी में सबसे छोटा कौन है। तो इसका आंसर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है। तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा इसमें बताया गया कि सी डी से छोटा है, तो ये वाला हो गया, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। और ऑप्शन नंबर सेकंड इसका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इनसे जो सीरीज बन रही है सी डी से छोटा है, परंतु ये ए और बी से बड़ा है। और जो ऑप्शन नंबर थर्ड में ए को बी से बताया गया, तो एक सीरीज बन चुकी है। तो आपको इसमें ओबियसली दे सकते हैं कि डी सबसे बड़ा आंसर है। इसके दो कथन देने के लिए फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 369 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर प्रश्न लिखने के लिए प्रयोग में ली गई संख्याओं की कुल संख्या बतानी है आपको। इसकी कुल संख्या बतानी है। तो आप 1 से 9 तक देखेंगे तो ये 9 वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी के वर्ड बचते हैं वो 90 बचते हैं। 10 से लेकर 99 तक ये 90 वर्ड होते हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो वर्ड बचते हैं वो 270 बचते हैं। 100 से लेकर 200, 359 में ये 270 वर्ड जाएंगे, इनको आपको 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाएंगे। तो आपके 9 हो जाएंगे प्लस 19 इंटू 2 180 हो जाएगा। उसके बाद में 270 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 810 ये हो जाएगा। तो इनको टोटल को सम करेंगे, 810 प्लस 180 प्लस 9, तो ये टोटल सम आएगा 999। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड दिया हुआ है जिसमें 15,789 को इस फॉर्म में लिखा गया है, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसको किस तरह लिखा जाता है। तो आपका 3 का देखेंगे तो 3 के लिए जो है यू है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 कट गया, ठीक है। अब आप इसमें 7 देखिए, लास्ट देखिए, तो 7 के लिए इसमें कोड दिया गया के, तो से के इसमें के नहीं है तो ये भी कट गया, इनमें दो में बचा। अब इनमें जो कॉमन वर्ड देखिए जो अलग है इसमें यू से, लेकिन इसमें जो सेकंड वाला है वो अलग है। तो 8 का आप देखेंगे 8 के जो वर्ड है वो पी है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित है और जिसमें 4 कम से कम एक अंक के रूप में स्थित हो, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो आप इसमें 4 का सब पहाड़ा ले सकते हैं या 4 से डिवाइड करने वाले गिनेंगे। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद में 24, फिर 40, फिर 44, फिर 48, फिर आपका 64 आ जाएगा और फिर आपका 84 है। तो ये टोटल 7 नंबर होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बिंदु दिया गया है, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको संरेखीय बताना है। तो इसके लिए जो संरेखीय होने के बाद में ए और बी का जो मान होगा क्या होगा। तो आप इसमें एक ये बनाइए, मान लीजिए ये ए यहाँ स्थित है, बी यहाँ स्थित है, ठीक है, और ए है ये यहाँ स्थित होगा। तो इन तीनों को संरेखीय करने के लिए ये जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ए का मान क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ बी का मान 0, 2 होना चाहिए। तो ए और बी का मान अगर 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे आपको एक विद्यार्थी अपने कॉलेज से
10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस कॉलेज से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आता है, तो उस विद्यार्थी की औसत चाल होता है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है ये 2 × A × B अपॉन A+B। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 10 × 15 अपॉन इन दोनों को ऐड करने के बाद 25, 2, 5, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 + √-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इसमें से आपको इनका ऐड करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले आपको इनको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप ले सकते हैं 1 × 5 और 45 को आप ले सकते हैं 5 × 9। इसी तरह आप 17 को ले सकते हैं 9 × 13, 221 13 × 17, ठीक है। और 357 को ले सकते हैं आप 17 × 21, ठीक है। अब आपने एक नोट किया होगा, इनके बीच में इनको लिखने के बाद में आप कुछ टुकड़े करेंगे। तो 1 इसको आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी को जाएंगे। अब आपने नोट किया होगा कि इनके बीच में जो गैप है 5, तो ये 4/5 आ रहा है। तो इसमें गैप है जो 4 आ रहा है, जबकि इसमें 4 है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को बाहर निकालना पड़ेगा और ये हो जाएंगे 1 + 5 माइनस अदर में भी यही हो जाएगा 9। इस तरह ये सीरीज बन जाएगी लास्ट तक। तो आप इसमें देखेंगे कि 4 है, तो ये इसमें कट रहा है। ऐसे करते करते लास्ट में जो बचेंगे आपके, वो बचेगा 4, 1, ये आपका बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे आप। इसको सोल्व करने के बाद में जो बचेगा 4, ये आपका 20/21 आ जाएगा। तो ये 4 नीचे से कट कर देगा, 5/21 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले दरों का अंतर निकालना है। 3 साल के लिए जो आपका साधारण ब्याज की जो दर हो जाएगी वो 5 + 5 + 5 15% हो जाएगी, ठीक है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दर निकाली जाएगी, एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। 5 + ये 2 साल का होगा चक्रवृद्धि ब्याज दर, +5 × 5/100, ये दो साल की निकल जाएगी। तो ये आपकी 10 + 0.25 = 10.25 आपके 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। अब तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो इसमें आप 5 और तीसरे साल की निकालनी है आपको, तो 10.25 + 5 ऐड हो जाएगा, प्लस 10.25 × 5/100, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद में आपका आएगा 15.25, उसके बाद में आपका ये 0.5125। अब इनको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 15.7625, ये दर है। अब ये इसमें से 15 घटा देंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की जो दरों में अंतर है वो 0.7625 आएगा। इसको आप 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये अंतर निकल जाएगा अपॉन 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आएंगे, वो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। 4 का इसमें 25 हो जाएगा। अब 25 का इसमें भाग देंगे, 25 थी 75, एक बचेगा, तो एक इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ 0, 125, 25 पंजे 125, तो 305 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है x - y का 50% = x + y का 30%। तो x और x का कितना प्रतिशत y है। तो आप इसमें इनको कट कर दीजिए, इधर 5 बचेगा, इधर 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x - 5y = 3x + 3y। अब जो इक्वल टर्म्स हैं उनको सेम साइड कर दीजिए, तो ये 5x
माइनस 3x हो जाएगा इजिकल टू 3y प्लस 5y हो जाएगा। तो ये 8y आ गया और इधर 2x बच गया, तो ये 4 हो गया। तो x बराबर 4y के बराबर है। तो अब इसमें पूछा हुआ है कि आपका x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो x y का 25% है। सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। कैसे? x इसमें x बराबर 4y है, तो x अपॉन वाई इजिकल टू 4/1। ठीक है, ये हो गया। तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको आप करेंगे x अपॉन 4/100, तो ये 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग a सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए, और जो घनाभ होता है उसकी विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये इजिकल टू दिया हुआ आपको बी। अब इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप बी की वैल्यू निकालिए। तो अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इजिकल टू बी है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आपको दिया हुआ है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इजिकल टू ए। अब इसका आप स्क्वायर कीजिए, इनको ओपन करने पे जो निकलेगा वो होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला आएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये दिया हुआ है आपका, ये बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इजिकल टू क्या दिया हुआ आपका? ए स्क्वायर। और ये आपका इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ए माइनस, इसको इस तरह शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तकालय द्वारा लगातार दिनों में जारी होने वाली पुस्तकों की संख्या ये 10 नंबर दी तो इनकी माध्यमें निकालनी। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका ओड नंबर दिया होता है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 प्लस 1, और इवन नंबर दिया होता है तो उसके लिए होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स इवन है तो इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1। इसके लिए तो नंबर ऑफ टर्म 10 है अपॉन 2, तो ये 5 आ गया, और उसमें होगा 5 प्लस 1 6। तो 5 और 6 टर्म इसके बाद में निकालने के लिए यूज़ होंगे। तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। 63 आएगा, उसके बाद में 75 आएगा, उसके बाद में आपका 80 आएगा, फिर 82 आएगा, फिर 89 आएगा, और फिर उसके बाद में आपका 92 आएगा। तो ये पांचवी टर्म और छठी टर्म अपने को मिल चुकी है। 89 और 92 इनको ऐड कीजिए, 181 हो गया। अब 181 को सॉरी 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 90.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजाइक वर्क में बिंदु को निम्न के लिए
प्लॉट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चर के मानों संचित आवर्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या किस संख्या का वर्ग नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। बाकी आगे जो तीनों संख्या है ये वर्ग वर्ग है। बाकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो पासे एक साथ रखे गए और उन पासों के ऊपर आने वाली संख्या का योग कम से कम 8 होने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी। 60 वर्ष की आयु के एक अध्यापक की सेवानिवृत्ति होने पर नए अध्यापक की नियुक्ति हुई, जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई। तो नए अध्यापक की आपकी उम्र बतानी है। तो सबसे पहले देखिए उनकी जो टोटल एज थी वो क्या थी, 25 इंटू 30, 750 उनकी टोटल एज थी। अब एक अध्यापक के जिसकी उम्र 60 वर्ष चले जाने के बाद में जो उनकी औसत आयु है वो कम हो गई, 24 थी। 24 के औसत आयु सपोजली एक्स बची उनके बाद एक 60 वर्ष अध्यापक जाने बाद में, और उनकी जो उम्र बचेगी वो 690 बचेगी, क्योंकि पहले 750 से 60 वर्ष चले गए तो टोटल एज ये बची। इसके बाद में क्या हुआ कि जो नया अध्यापक शामिल हुआ तो 25 कैंडिडेट हुए और उनकी औसत आयु 29 हो गई। तो ये आ रहा है आपका 725। तो ये 725, 690 में 725 करने के लिए 35 वर्ष की आयु का एक बंदे को शामिल करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आपको ये फॉर्मूला दिया गया तो आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग ये बताना है। इंग्लिश में देख लीजिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो मीन मोड और मीडियन होते हैं वो आपके एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो एक ही पॉइंट पर होंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू 1, तो 1 - 1 = 0। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 0 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों है, ये कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ये टिपेट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके व्यक्तिक्रमों का अंतर 2/255 होगा? दोस्तों इसके लिए आपको देखना, ए को एक्स मानेंगे तो नेक्स्ट होगा आपका x+2। ठीक है, अब इसमें आपको इनका व्यक्तिक्रमों का रेसिप्रोकल का जो अंतर है वो ये बताना है। तो 1/x+2 माइनस x = है आपका 2/255। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 255 का टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके टुकड़े करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 17 × 15 = 255 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x+2 माइनस एक्स। तो इसमें अगर x की वैल्यू 150 मानते हैं तो ये 17 - 15 = 2/25 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें जो पूछा क्या गया है कि जो विषम संख्या है उनका योग बताना है। तो विषम संख्या आपको मिल चुकी है 17 + 15, तो इनका योग 32। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:16 है, तो उनकी परिमितियों का अनुपात करना है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात, एक त्रिभुज मान लीजिए ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है, तो ये 25/16 होगा। तो इनकी भुजाएं क्या मिलेंगी आपको, इनको सोल्व करने के बाद भुजा मिल जाएगी अनुपात 5:4। और इसका एक जो इनके किसी भी त्रिभुज के परिमिति का जो अनुपात का फॉर्मूला होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 5:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 का मुझे आंसर नहीं मिला है, तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसको कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a+b = 1, sec 1 - b = 2/3। तो b की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों cos a+b की वैल्यू 1 है तो cos 1 की वैल्यू होती है 90, तो a+b = 90 हो गया। और sec दिया हुआ जैसे 2/√3 है, तो जो sec होता है
2/√3 की जो वैल्यू होती है वो 30 होती है। तो a माइनस बी की वैल्यू 30 हो गई, a प्लस बी की वैल्यू 90 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब इनको सोल्व करेंगे तो आपकी जो b की वैल्यू आएगी वो आपकी 30 आएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट दिया गया है, उसको आपको सोल्व करना है। इसमें क्वेश्चन है कि यदि कपड़ों पर 2,000 रुपये है वे है तो मद अन्य पर कितना होगा। तो आपको यहाँ पे ये एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल का टोटल जो होगा 360 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कपड़ों पर वे, तो कपड़ों का जो एंगल है वो 24 है। तो 24 की वैल्यू है आपकी 2,000 और आपको अन्य मदों पे निकालना है। तो अन्य मदों का जो है वो 42 है। तो 2,000 बटे 24 इंटू 42, तो 6 से कटेगा 4, 7, तो 4 से आपका कटेगा 5, तो ये आपका आंसर 3500 आ जाएगा। इसके आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष की कुल बचत निकालनी है। तो बचत का है 24, तो ऑब्वियसली 24 की वैल्यू 2,000 रुपये दे रही है, तो कुल बचत भी 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। जो सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश शीट में लगा था, उसमें जो साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है नौलिकता, ऑप्शन 2 लचीलापन, ऑप्शन 3 प्रवाहिता, ऑप्शन 4 संरचित। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 संरचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। दोस्तों, उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का सत्य सिद्धांत नहीं है। दोस्तों, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वनुमेय होते हैं। दोस्तों, यह विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास का सत्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। दोस्तों, सृजनात्मक की प्रक्रिया के लिए तार्किक क्रम तैयारी, प्रदीपन, प्रस्तुतन और सत्यापन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है। दोस्तों, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के अनुरूप पाठ योजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम होगा तैयारी, ऑप्शन नंबर 3 तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव एवं सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था। दोस्तों, यह वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर 3 स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का बहुवचन हाउसेज, पेन का बहुवचन पेन्स होता है। उसी क्रम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन गलती से माउसेज बना दिया। इस स्थिति में किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण घटित हुआ है। दोस्तों, इस स्थिति में ऋणात्मक स्थानांतरण घटित हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है। दोस्तों, उनके लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो पाठ्य चयन पुनर्गठन किया गया वो है 5-3-3+4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का संगठक नहीं है। दोस्तों, अभिप्रेरणा का संगठक
अनुमान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को लेव वाइस्गोत्स्की ऑप्शन नंबर सेकंड ने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? दोस्तों जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण भूख नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था नहीं है? जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की संवेदी पेशीय अवस्था की उप अवस्था अंतर्देशीय अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण अति सक्रियता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? NIOS की स्थापना 1989, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेशमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? क्रेशमर द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रकार एंडोमॉर्फी, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन सा उच्च स्तरीय घटक है? ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञात्मक पक्ष के अंतर्गत उच्च स्तरीय घटक मूल्यांकन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संपत्ति विकास की असत्य विशेषता है? बच्चों के संपत्ति विकास की असत्य विशेषता संपत्ति जटिल से सरल की ओर विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र है? गेस्टाल्टवाद पर आधारित सूत्र पूर्ण से अंश की ओर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए कार्यक्रम का नाम क्या है? जो राजस्थान सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किया था उसका नाम स्माइल कार्यक्रम था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख एवं सुधार संबंधित है। प्रशासन का वह कार्य जो शैक्षिक कार्यक्रमों की देखरेख और सुधार से संबंधित है वह है निरीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन संगठन अग्रसरण और नियंत्रण निम्नलिखित में से किस तकनीकी प्रक्रियाएं हैं? दोस्तों मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है? वह व्यवस्था कहलाती है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है अन्य लक्षणों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षण नहीं है? राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्षण प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास किसने किया? दोस्तों संकल्पना मानचित्र तकनीक का विकास जोसेफ डी नोवेक ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन की प्रकृति भौतिक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? विद्यालय शाला प्रधान का जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसमें उसका नाम पदेन सदस्य सचिव होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय संगठनों के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध होता है? विद्यालय संगठन के क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या शिक्षा का नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इस सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड गार्डनर थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या रहनी चाहिए। जो अध्यापकों की संख्या है वह 2 रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत शिक्षा संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसमें अध्यापकों से कुल रिक्तियों से अधिक से 10% से अधिक रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है। जो 6ठी से 8वीं कक्षा है उसके लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घंटे हैं 1000 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। ऐसे बालक को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के तहत इनमें से कौन सा दंडादेश नहीं है। इनमें से जो दंडादेश नहीं है वह विभागीय परीक्षा पास नहीं करने पर रोकी गई वेतन वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नागरिक सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य किस अनुसूची में शामिल होते हैं। जो अधीनस्थ सेवाओं के सदस्य हैं वह अनुसूची 2 में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिलब्धियों के 50% पर पेंशन राशि की जनगणना के लिए कितने वर्ष की योगात्मक सेवा की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतानकर्ता द्वारा IFMS के अंतर्गत कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण कराने संबंधी व्यवस्था को कहा जाता है। इस व्यवस्था को EGRS व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु कौन सा अधिकारी सक्षम होते हैं। इसका आंसर होगा नियुक्ति प्राधिकारी इसके लिए सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटे सहित क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भुगतानकर्ता को कार्यालय में प्राप्त राशि की रसीद फॉर्म संख्या डैश में दी जाएगी। दोस्तों मुझे इसका आंसर नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का अवकाश निरंतरता में अधिकतम कितनी अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। दोस्तों ये मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। दोस्तों 5वीं और 8वीं कक्षा की नियमित परीक्षा ली जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता डैश के समय में अर्जित करेगा। उस अध्यापक को ये जो योग्यता है 4 वर्ष के अंदर अर्जित करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह संबंधित है परिभाषित है। दोस्तों यह असुविधाग्रस्त समूह में परिभाषित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत 50% होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा। दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए मांगों को विकसित और लागू करेगी। जो अध्यापक प्रशिक्षण के जो मांगों को विकसित और लागू करती है वह है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस दिनांक से सभी नियुक्तियां पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की जाएगी। दोस्तों ये 20 जनवरी 2006 या उसके बाद से है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे नहीं मिला है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का सेकंड पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट का है। उसमें आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का 140वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक को किया गया। दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2021 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के उपचार में प्रयोग की जाने वाली किस औषधि का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। दोस्तों कोरोना के लिए जो डीआरडीओ ने औषधि का निर्माण किया था उसका नाम था 2DG। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों आहार क्रांति का आदर्श वाक्य उत्तम आहार और उत्तम अनुभूति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में किन्हें भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। दोस्तों अप्रैल 2021 में सुशील चंद्रा ऑप्शन नंबर 4 को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों शेफाली वर्मा जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है, इन्होंने सबसे कम आयु में क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खेलकर रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज है। दोस्तों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60वीं अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर दौड़ में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूजा हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर हेतु कौन सा नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कंप्यूटर के लिए विंडोज 11 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। दोस्तों वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और एंड्रिया मेजा मेक्सिको की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता अनुक्रमणिका 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता अनुक्रमणिका 2021 में भारत का स्थान 142वां है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने AIBA यूथ विश्व महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अरुंधति चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 टेकचंद ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में दल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किस भारतीय एथलीट को एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने
बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के तहत पीवी संधू को एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? दोस्तों, वर्ष 2021 का बाफ्टा पुरस्कार नोम मेडले को मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस रूसी टीके को कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदित किया था? दोस्तों, भारत ने रूस के स्पुतनिक वी ऑप्शन नंबर सेकंड के कोरोना की रोकथाम के लिए अप्रैल 2021 में अनुमोदित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार 2021 किसने जीता? 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार 2021 डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2021 की विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है? दोस्तों, मुकेश अंबानी का फोर्ब्स 2021 की लिस्ट में 11वां स्थान था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन 2021 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का नाम ऑपरेशन। दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया था उस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण 2021 संयुक्त नौसेना द्विपक्षीय युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया? दोस्तों, वरुण 2021 का जो नौसेना अभ्यास था वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में राजस्थान विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं? 2021 में अभी तक राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 21 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कौन सा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था? दोस्तों, ये 7वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित हेडमास्टर परीक्षा संस्कृत 2021 का क्वेश्चन पेपर। इस सेक्शन में हम सोल्व करेंगे हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें बताना है कि इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा है। दोस्तों, ये मिश्र नहीं सरल वाक्य है। लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे। दोस्तों, ये भी मिश्र वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 है, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुन रहा था। दोस्तों, इसमें इसलिए बड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और बचा आपको ऑप्शन नंबर 4, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जब बरसात थमी तब हम घूमने लगे गए। दोस्तों, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कर्तवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। दोस्तों, ये गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया के अंदर होता है, अकर्मक क्रिया के अंदर कर्मवाच्य का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, भाववाच्य केवल, ये भी सही है, अकर्मक क्रिया में होता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते हैं, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अब्ज और कंज परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, ये सही है, अब्ज और कंज कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ संधि का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अच। दोस्तों, ये भी सही है, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गार शब्द में उद उपसर्ग है। दोस्तों, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सखी प्लस उचित का संधि शब्द संक्योचित होगा। दोस्तों, ये गलत है, इसका राइट आंसर यही होगा। इसमें संक्योचित नहीं, संक्यो गलत आएगा, इसके अंदर यण संधि होगी और इसका जो संधि शब्द बनेगा वो बनेगा संख्य उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से किस विकल्प में वर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह अजमेर से वापस लौटा है। दोस्तों इसमें तो वापस और लौट आया दो वर्ड हैं, तो इसमें ये व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर सेकंड है 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे वर्ष ये गलत है, यहाँ वर्षों होना चाहिए था, यहाँ वर्ष नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या गलती है? रमेश को सब कोई जानते हैं, रमेश को सब कोई नहीं, सब जानते हैं या कोई की जरूरत नहीं है, तो ये इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड है डिपोर्टेशन, निर्वासन का डिपोर्टेशन मतलब निर्वासन होता है, ये सही है। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है, ये भी सही है। इडेक्टिकेशन का मतलब उन्मूलन होता है, ये भी सही है। लेकिन जो काउंसिल है उसका मतलब परिषद नहीं, इसका मतलब सलाह होता है। और जो परिषद होती है उसकी स्पेलिंग COUNCIL होती है, काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संधि शब्द संधि विच्छेद गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मधु प्लस अवरी, मधवरी, ये सही है, इसमें यण संधि का यूज हुआ है, आपको गलत बताना है। नेक्स्ट है निशांत इजिकल टू निश प्लस आत, ये भी सही है, इसमें व्यंजन संधि का यूज हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन बृहस्पति का जो संधि विच्छेद दिया गया ये गलत है, इसका राइट आंसर यही होगा, यहाँ पे ब्रह प्लस पति होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसमें यण संधि का यूज हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दरिंदा। बाकी बेवकूफ़, बेलचा और मशालची में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रिजुम्पशन, इसका मतलब उपधारणा और धारणा होती है, ये सही है। प्रोक्सिमिटी का मतलब निकट और सामीप्य होता है, ये भी सही है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कार्यान्वयन और पालन होता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 डोमिसाइल का मतलब निवासी और आवासी नहीं, इसका मतलब डोमिसाइल मतलब आवास होता है या निवास होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमल का विलोम विमल होता है। दोस्तों ये गलत है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वथा और सर्वदा शब्द युग्म का सही अर्थ होता है सब तरह से हमेशा, ये सही है, होता है। ऑप्शन नंबर 3 इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है, ये भी सही है। प्रत्यय और उपसर्ग शब्द रचना का साधन है, ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं। दोस्तों सही है, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ये गलत है। विशेषण विकारी शब्द होता है और क्रिया विशेषण अविकारी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं, ये सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए, सकर्मक और अकर्मक, ये भी सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वयंकृत, ऑप्शन नंबर सेकंड ऋणमुक्त, ऑप्शन नंबर 3 चक्करपाणी, ऑप्शन नंबर 4 ग्रस्त। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 चक्करपाणी। चक्करपाणी का अर्थ होता है चक्र है जिसके पाणी में, यानी कि जिसके हाथों में, वो है भगवान विष्णु। तो इसका आंसर ये बहुब्री समास का उदाहरण है। बाकी तीनों तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हिंदी में 3 वाच्य माने कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये सही है, ये गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कर्ता और क्रिया वाक्य रचना के आवश्यक घटक है। दोस्तों ये भी सही है, वाक्य रचना के लिए आवश्यक घटक है। ऑप्शन नंबर 4 क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय है। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्रिया को विधेय और कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है।
इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो चलिए हम इन्हें देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से करेक्ट सेंटेंस बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सुरेश इज टॉलर देन आई एम। दोस्तों ये गलत है, या आई एम नहीं मी होगा, ऑब्जेक्टिव का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है सुरेश इज टॉलर देन मी। दोस्तों ये सही है, बाकी ऑप्शन में देख लीजिए वो गलत क्यों है। सुरेश इज द टॉलेस्ट देन मी, दोस्तों ये दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ टॉलेस्ट नहीं आएगा, इस सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, यहाँ टॉलर का यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश इज मोर टॉलर देन मी। दोस्तों यहाँ डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, यहाँ या मोर का यूज नहीं होगा, यहाँ टॉलर का यूज होगा, इसलिए जो भी ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने आऊँगा। आपको इसका इंग्लिश में करेक्ट ट्रांसलेशन करना है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम वार्ड में आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट। यहाँ हिम नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है इसका। ऑप्शन नंबर सेकंड है कम वार्ड में आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी के ऑप्शन देख ले वो गलत क्यों है। वाट एवर विल कम आई विल कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट, यहाँ इन्होंने संभावना बताई है, जबकि क्वेश्चन में चाहे जो भी डेफिनेटली बोला गया, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कम वाट में आई विल हैव टू कम रिसीव यू एट द एयरपोर्ट, इसमें वहाँ पे ज़रूर लेने आऊँगा बोला गया, तो भी यहाँ पे हैव टू का मतलब है उसके ऊपर दबाव डाला गया है, आई हैव टू कम, मुझे ज़रूर आना ही पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको। एक सेंटेंस दिया गया है, इसके अंदर कौन सा मॉडल यूज होगा, तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। प्लांट्स डैश हैव एनफ सनलाइट इन ऑर्डर टू ग्रो फास्टर। प्लांट्स को एनफ सनलाइट चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो होने के लिए, तो इसमें मे का यूज़ नहीं होगा क्योंकि संभावना बताता है, केन की भी संभावना और कुड का जो पास्ट की संभावना बताता है। यहाँ आपका मस्ट होगा, प्लांट मस्ट हैव, प्लांट को ज़रूरत है, मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, हैव एनफ सनलाइट टू ग्रो, उन्हें ग्रो होने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। जो सेंटेंस है वो है हाउ हैव यू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाउ दिस क्वेश्चन हैव बीन सोल्व बाय यू, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है हाउ हैव दिस क्वेश्चन हैव बीन सोल्व बाय यू, दोस्तों यहाँ हैज नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी इसका गलत है। थर्ड है हाउ दिस क्वेश्चन हैड बीन, दोस्तों यहाँ पे हैड बीन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये आप वॉइस चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट पास्ट में नहीं जा सकते, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है हाउ हैज दिस क्वेश्चन बी बीन सोल्व बाय यू, दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड दैट ही वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। चलिए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ही सेज आई वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों जो यहाँ की इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रजेंट में है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रजेंट और फ्यूचर में होती है तो उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग स्पीच में आप देख सकते हैं यहाँ चेंज किया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है ही सेड आई वर्क इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों यहाँ पे इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों प्रेजेंट में दी हुई, सॉरी पास्ट में दी हुई है, लेकिन अगर ये इसकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दी हुई होती है तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त वो जो अगर ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच जो आपका इनडायरेक्ट बनाएंगे उसके अंदर उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी, जबकि आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इनडायरेक्ट के अंदर वो पास्ट में ही है, पास्ट सिंपल के अंदर, तो इसका अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लेते हैं ही सेड आई वर्कड इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो रिपोर्टिंग
वर्ब है वो पास्ट में है, लेकिन जो इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये प्रेजेंट सिंपल से यहाँ पे ये पास्ट सिंपल में जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं ये क्यों नहीं है। ही सेड दैट ही वर्कड इन अ ग्लास फैक्ट्री। दोस्तों इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है दैट ही है, ये आई नहीं सकता, ये इनडायरेक्ट में यूज होता है, डायरेक्ट में यूज नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू साइन ऑफ एन ऑफिशियल लेटर। आपको जब ऑफिशियल लेटर लिखते हैं उसके लास्ट में जब आप साइन ऑफ करते हैं तो आप किस फॉर्मेट में लिखते हैं। दोस्तों ना तो फर्स्ट की तरह लिखा जाता है, ना सेकंड की तरह, ना थर्ड की तरह, ये ऑप्शन नंबर 4 की तरह लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फिलिंग करना है। तो चलिए हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू मस्ट लर्न डैश इंग्लिश एवरी डे टू इम्प्रूव इट। तो दोस्तों इसके अंदर जो आंसर होगा वो अ लिटिल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यू मस्ट लर्न अ लिटिल, आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखनी है डेली, ताकि आपकी इंग्लिश डेली इंप्रूव हो सके। ये और ये जो इंग्लिश है ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये अ लिटिल यूज़ होगा। यहाँ मैनी यूज़ नहीं होगा। अ फ्यू, फ्यू और अ फ्यू ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, और अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करना है जो लिखा हुआ है। इसे एब्सेंस की स्पेलिंग है। दोस्तों यहाँ पे एस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ए बी एस, या यहाँ पे भी ए नहीं होगा, एस के बाद में या ई होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में है या एस होगा सी की जगह, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो वर्ड है वो है ऑब्ड्यूरेट, आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है। दोस्तों ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। इसके अकॉर्डिंग जो स्टबर्न है वो इसका प्राइवेसी है, या आप सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका आंसर नहीं होगा। डेयरिंग मतलब होता है साहसी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब जिद्दी होता है। और एबनॉमिनेबल भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एमनिएबल। एमनिएबल का मतलब होता है जो अपने आप को ईजिली ढाल लेता है, किसी बात मान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। एक सेंटेंस देगा, उसको आपको वन वर्ड बताना है। वन हु प्रिटेंड टू बी somebody else in order to trick other people। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इम्पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। व्हेन ही वोक अप हिज फ्रेंड डैश लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको दिया गया ये पास्ट में सेंटेंस है, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड का भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ हैड ऑलरेडी लेफ्ट होगा, क्योंकि व्हेन ही वोक अप जब वह जगह, हिज फ्रेंड लेफ्ट, हिज फ्रेंड ऑलरेडी लेफ्ट, उसका फ्रेंड अभी उसके जगने से पहले ही जा चुका था, और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी 4 भी इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेजी का आपको सिनोनिम बताना है। तो क्वेजी का जो सिनोनिम्स होता है वो सिक होता है, क्वेजी का मतलब बीमार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं इस पेपर के और भी सेक्शन सोल्व कर रहा हूँ, और उनके वीडियो जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोट सेलेक्ट कीजिए, जिससे आपके पास मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।